तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद भूमिका। और देखो, हम लोगों ने जी की पहली सीरीज तैयार कर ली थी जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर लिया था। अब हम जो आगे के चैप्टर्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में इसमें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, आज मैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग मतलब एक दुआ करती हूँ कि बस आज आप जो भी पढ़ रहे हो वो 100% आपके एग्जाम में आ जाए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। हम लोग ना डेली जब अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे, एक पॉजिटिव ब्लेसिंग ऐसे लिया करेंगे। ऐसा ऐसा एक विश किया करेंगे कि बस हम लोगों का जो भी, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना, इतना कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकल जाए, हम लोग एक अच्छे रास्ते पर पहुंच जाए, सक्सेस हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें, हम खुद भी कर सकें। तो उसके लिए हम लोग डेली एक पॉजिटिव, यहाँ से मोटिवेशन, एक पॉजिटिव एक लाइन बोला करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और एक्टिवेशन एनर्जी को लेते हुए हम लोगों ने एक फॉर्मूला आर्हेनियस का पढ़ा है कि K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसमें K को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। और जो A है वो हमारा आर्हेनियस फैक्टर बन जाएगा। ई हमारा बोल्ट्जमैन फैक्टर बन जाता है पूरा माइनस ई ओवर आर टी के साथ, जहां ई ए को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, आर हमारा हो जाता है गैस कांस्टेंट, टी हो जाता है टेम्परेचर। फिर जब आप क्या करते थे, इसी को एल एन की टर्म्स में लाते थे, तो ये हो जाता था एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए ओवर आर टी एल एन ई, और ये एल एन ई आपका हो जाता था यहाँ से 1। फिर जब आप इसे लॉग की टर्म्स में लाते थे तो आपका फॉर्मूला क्या बनता था यहाँ से? लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। अब यहाँ से जब आप दो रिएक्शंस के लिए बात करते थे, K1 और K2, तो आप लोग क्या करते थे उसमें कि K2 में से K1 को सब्सट्रैक्ट करते थे, तो आपका एक नया फॉर्मूला रेडी हो जाता था, है ना? अब उस फाइनल फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि वो फॉर्मूला कौन सा था। ये आपका यहाँ से फॉर्मूला बन जाता था, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए ओवर 2.303 आर। और जब टेम्परेचर में आपका हो रहा था, होता था यहाँ से चेंजेस 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग बात करते थे। अब देखो, इसमें आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है जब आप टेम्परेचर को 300 से 310 केल्विन करते हैं। मतलब 10 केल्विन अगर आपने चेंज किया तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। तो मैं इस K2 अपॉन K1 को सीधे सीधे उठा के 2 रख सकती हूँ यहाँ पे, log 2। ठीक है, डायरेक्टली रख लें, इज इक्वल टू ये अपॉन, ये आ गया 2.303 आर। और आर के भी क्यों रख रहे हैं? सीधे सीधे उसने वैल्यू दे तो दी है आर की, हमें कितनी दे दी है आर की वैल्यू? 8.314। और 1/T1 हमारा कितना है? यहाँ से सीधे कैलविन में दिया है, कोई चेंजेस नहीं करना। 1/300 माइनस 1/310। तो ये सीधे जब आप यहाँ पर ऊपर सॉल्व करके लाओगे तो आपका ये का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से बी जो है ये आपका आ जाएगा आंसर। और ये क्वेश्चन हमारा जी मेंस 2013 का है। चलो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है ऑब्वियसली। लेकिन क्या है, उसकी प्रैक्टिस पहले से करते चलो। जब आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका क्या होगा कि हाथ बहुत साफ हो जाएगा, फटाफट से जल्दी जल्दी अपना कैलकुलेशन दिमाग में आता जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में, क्योंकि आर की वैल्यू भी जूल में दे रखी थी। लेकिन आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किलो जूल में दे रखे हैं, तो आप वहां पर उसमें 1000 का डिवाइड लगा के उसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 53.6 आपका आ जाएगा यहाँ से आंसर। सेकेंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 2014 जी मेंस का है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है उसने कि फॉर द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस 2a plus b giving rise to c plus d, the following kinetic data were obtained in three separate experiments, all at 298 Kelvin. अब देखो, यहाँ पर इसने हमें ये थ्री कॉलम्स स्ट्रैटेजी दे दी है और ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर सी के टर्म्स में मांग रहा है। देखो, ये रहा क्वेश्चन, द रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी इज। सी के लिए जो रेट लॉ है वो क्या आने वाला है? तो उस रेट लॉ को निकालने के लिए पहले आपको ऑर्डर तो पता हो कि ए और बी के रिस्पेक्ट में वो ऑर्डर क्या है। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाला उठा लेते हैं यहाँ से। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि रेट इज इक्वल टू के
और a की पावर हमें नहीं पता, x हमने मान लिया, b की पावर भी हमको नहीं पता, हमने मान लिया यहाँ से y। ठीक है, अब यहाँ पर रेट कितना दे रखा है, 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k। a हमारा कितना है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, जिसकी वैल्यू हमने ले ली x, और b हमारा है 0.1, इसकी कंसंट्रेशन हमने यहाँ से ले ली y। अब फिर से नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर से जो रेट है वो हमें कितना दे रखा है दूसरे वाले के केस में, ये फर्स्ट वाला था, सेकंड वाले के केस पर आ जाते हैं। सेकंड में भी हमें वापस वही दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k, और a हमारा यहाँ से कितना है 0.1 की पावर x, और ये है हमारा 0.2 की पावर y। हम क्या करें, इन दोनों का डिवाइड लगा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब जो सेम है वो चीजें कट जाएंगी, यहाँ से ये कटा कितना आ गया 1, ये k से k चला जाएगा, 0.1 से ये पूरा चला गया, और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितनी आ गई y। अब अगर हमें पावर अपनी बनानी है या पहचान करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करने पड़ेंगे। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 1/2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। तो बस यहाँ से आपका y कितना निकल आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में कि y हमने कैलकुलेट कर लिया है 0। अब हम x की तरफ चलते हैं। अब देखो, पहले हमने लिया था फर्स्ट और सेकंड वाला, अब हम ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाले पे आए हम, तो वापस से रेट है हमारा 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k। a है हमारा 0.1 जिसकी पावर आ गई x, और 0.1 जिसकी पावर आ गई y। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ से थर्ड वाला। थर्ड वाला है हमारा 2.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k। a हमारा कितना है 0.2 की पावर x, और ये आ गया हमारा 0.1 की पावर y। फिर से हमने वही सेम किया, डिवाइड लगाया, ये पूरा चला गया, y से y k से चला गया, ये सीधे कितना टाइम्स चला जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारा क्या आ गया यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमने हटाया पॉइंट से पॉइंट, तो ये आ गया 1/2 की पावर x। अब जब यहाँ कुछ नहीं है तो हम अज्यूम कर सकते हैं पावर 1 होगी, तो x हमारा आ गया यहाँ से 1। ठीक है, हमने निकाल लिया y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब बस कुछ नहीं करना हमको, अब बस सीधे सीधे हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए वैल्यूज लगानी है। तो हमें एक तो आइडिया लग गया यहाँ से कि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है रेट इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में जो x हमने माना था वो आ रहा है 1, और y के रिस्पेक्ट में जो हमने माना था वो आ रहा है 0। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमसे मांगा था रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी। तो फॉर्मेशन ऑफ सी के लिए अगर हम पूरा सबका रेट लॉ बनाना चाहें तो आप कैसे बनाते थे, देखो जो आगे वाले रिएक्टेंट की वैल्यूज है उन्हें आप लेते हैं माइनस में, और जो भी नंबर होता है वो हमेशा अपॉन में चला जाता है। ठीक है, तो माइनस के 1/2 ये हो जाएगा हमारा यहाँ से dA/dt इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, सीधे ही ले लो, माइनस के dB/dt इज इक्वल टू, अब ये वैल्यूज प्लस में आनी शुरू होंगी, dC/dt इज इक्वल टू dD/dt। हमसे मांगा था सिर्फ रेट किसके लिए, सी के फॉर्मेशन के लिए, तो बस हम इसके उठा के बराबर रख देंगे, इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे ए के रिस्पेक्ट में 1, जिसके रिस्पेक्ट में 0 होती है, सॉरी यहाँ y लिख दिया, बी जिसके रिस्पेक्ट में हमारी वैल्यू 0 आती है उसे हम कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है हाई ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर, मतलब जो 3 से भी प्लस में जाती हैं वो ऑर्डर की रिएक्शंस आपकी रेयर क्यों है। देखो, सबसे पहले तो हम जो ऑर्डर निकालते हैं वो किस बेसिस पर निकालते हैं कि हमारी जो रिएक्शंस हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स कोलॉइड कर रहे थे, आपस में टकरा रहे थे, उनकी एनर्जी बढ़ चुकी थी। ठीक है, अब जब उनकी एनर्जी इंक्रीज की, उन्होंने आपस में कोलॉइजन किया, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड मूव करी, आपको प्रोडक्ट मिला। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब 2 टाइप के मॉलिक्यूल लिए थे तो उन्होंने आपस में कोलॉइड किया, रिएक्शन की। मैक्सिमम हमने अज्यूम किया कि 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स ने कोलॉइजन किया और आपको वहां पे प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी कम है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मीन 4 या 5 मॉलिक्यूल्स आपस में जिनकी कोलॉइजन की एनर्जी सेम हो जाए और वो आपस में रिएक्ट करने लगे और प्रोडक्ट देने लगे, ऐसा पॉसिबिलिटी को हम रेयर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलॉइजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज, सारी रिएक्टिंग स्पीशीज का सेम कोलॉइजन जो है स्पीड हो जाए, रिएक्ट करने का नेचर हो जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, इसलिए आपका जो हायर ऑर्डर है
वो रिएक्शंस आपकी रेयर होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं चेक कर लेती हूँ आपका कौन से ईयर में आया है। ये आया है आपका 2015 में। ठीक है, जी मेंस 2015 का ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका ये है 2017 में लिया हुआ। परेशान मत हो, 2016 वाला भी कराऊंगी, आगे आएगा वो। ठीक है, हाँ मैं जानती हूँ आप लोगों के मन में आया होगा वो क्यों छोड़ दिया। चलो वो भी चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि जो दो रिएक्शंस हैं R1 एंड R2 दे हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी R1 जो है वो R2 से 10 किलो जूल पर मोल ज्यादा है। इफ K1 and K2 are the rate constant for the reactions R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ln K2 upon K1 की वैल्यू हमसे मांग रहा है। ठीक है, अब आप ln के टर्म में फॉर्मूला याद करो कि आपने फॉर्मूला क्या बनाया था। आपका फॉर्मूला होता है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए ओवर आर टी। अब जब आप इसको k1 और k2 की टर्म में लाते हो तो किस तरीके से लाते हो, तो हम यहाँ पर चल रहे हैं फॉर r1 के लिए। ठीक है, जब हम r1 के लिए बात करते हैं तब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि ln k1 इज इक्वल टू ln a, क्योंकि वो बोल रहा है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सारे सेम हैं, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा E1 अपॉन आर। और टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या, टेम्परेचर भी नहीं हुआ, 300 केल्विन पर चल रहा है, तो इसे भी RT छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात चल रही है यहाँ पर फॉर R2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA2 अपॉन RT। अब हम क्या करें, यहाँ से R2 में से R1 ले लें। ठीक है, ये वाले जो रिएक्शन है उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू ln A से ln A चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास EA1 अपॉन RT माइनस EA2 अपॉन RT। ठीक है, अब ln K2 माइनस K1 जब ln की टर्म आती है तो हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, अब आपका क्या बचेगा यहाँ पर, ये हम कॉमन लिख लें कुछ इस तरीके से EA1 माइनस EA2 अपॉन RT। अब उसने शुरू में ही बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी R1 की 10 किलो जूल ज्यादा है R2 से, तो बस इन दोनों का डिफरेंस जो है डेल्टा EA, मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज कर लेती हूँ, ऊपर इरेज करके आपको यहाँ मेंशन करा देती हूँ कि जो EA1 माइनस EA2 है उसे हम बोल सकते हैं डेल्टा EA, और वो उसने हमको खुद ही दे दिया है। तो ln K2 अपॉन ln K1 इज इक्वल टू, ये हमें कितना दिया 10 किलो जूल पर मोल। अब देखो यहाँ पर R की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दिया 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो जूल में चल रही है ना ये वैल्यू, तो ऊपर वाला जो किलो जूल है उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर उसने खुद ही दे दिया हमें केल्विन में, तो ये वैल्यू जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपका 4 जो है वो आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकते हैं, इस पर थोड़ा खास फोकस करें और प्रैक्टिस करके चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आया है जी मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा जा रहा है फॉर द रिएक्शंस विद H2 एंड I2 द रेट कांस्टेंट इज, एक हमको यहाँ पर रेट कांस्टेंट कितना दिया है, K हमको दे दिया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स एट टेम्परेचर कितना दे दिया हमें 327 केल्विन, जिसमें हम 273 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 7 और 3 10, 7 और 3 10, 3 और 2 5 और 1 6, 600 केल्विन आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख रहे हैं 1, इसको भी हम लिख लेते हैं 1। नेक्स्ट, वो हमसे क्या करा है कि K2 कितना है 1.0 और कुछ नहीं दिया ना इनटू में, ठीक है 1.0 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और टेम्परेचर इसने हमें T2 कितना दे दिया है 527 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 3 10, 7 3 10, 5 और 2 7 और 1 800 केल्विन, यहाँ तक आ गया। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए EA की वैल्यू क्या होगी, अगर R की वैल्यू उसने आपको दे दी है 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, वही आपका सेम आर्हेनियस बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्या करोगे फॉर्मूले में, अब देखो ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए, मैंने तो सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स लिया था चैप्टर, और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने उठाए थे, तो अब आप खुद नोटिस कर रहे हो कि लास्ट ईयर में आर्हेनियस कितना भर भर के पूछा गया है। ठीक है, उसने एक क्वेश्चन आपसे ऑर्डर का निकलवाया है, एक क्वेश्चन ऑर्डर का आपसे सेकंड वाला भी आया था,
मतलब कुछ क्वेश्चन आपके किस पर आए हैं, ऑर्डर बेस्ड, जिसमें आपसे ऑर्डर निकलवा रहा है, और मैक्सिमम आपके किस पर आ रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पर। खुद समझते जाओ कि क्या मांगा जा रहा है, खुद से सॉल्व करते जाओ। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, लॉग, यहीं पर आ जाओ, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ से क्या करोगे आप, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसे आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके EA की वैल्यू जो है वो 166 आ जाएगी। देखो इन क्वेश्चंस में आपको log K2 अपॉन K1 की जो भी आपकी वैल्यूज लगेंगी, उनका वो एंटी लॉग भी आपको खुद देगा। ठीक है, ऑप्शन में वहां पर दे देगा कि एंटी लॉग इसकी वैल्यू ये है। तो खुद ही समझ जाना कि मतलब आपको कुछ और वैल्यू उठा के लगानी नहीं, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं। log K2 अपॉन K1 की जगह सीधे जब आप EA को निकाल के लाओगे ना, तो K2 अपॉन K1 वाला जो पार्ट था उसकी जगह वही एंटी लॉग वाली वैल्यू उठा के लगा देना, और कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। वो हमसे क्या कह रहा है, एट 518 डिग्री सेल्सियस, ओके, टेम्परेचर दे दिया 518 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ गैसियस एसिटल्डिहाइड इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ 363 टॉर वाज 1 टॉर पर सेकेंड। ओके, वो क्या कह रहा है कि जब एसिटल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन करते हैं तो जो रेट आता है डिकम्पोजिशन का वो 363 टॉर प्रेशर पर कितना आया रेट, 1 टॉर पर सेकेंड, जब 5% एसिटल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट कर चुका था, ये तब के लिए रेट है। उसके बाद 0.5 टॉर पर सेकेंड कब आता है, जब 33% रिएक्ट कर चुका था। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर मांग रहा है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर रेट निकाल लें कि रेट हमारा कुछ इस तरीके से रहा होगा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, और इसकी पावर हमने ले ली x, क्योंकि हमको नहीं पता क्या ऑर्डर रिएक्शन उसने दी है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, वो हमसे क्या कह रहा है फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट केस में वो हमसे कह रहा है कि जो रेट है वो कितना आता है यहाँ से, 1 टॉर पर सेकेंड। ठीक है, 1 टॉर पर सेकेंड आ रहा है जब हमारा जो प्रेशर है यहाँ पर वो कितना है, यहाँ मैं से T लिख लेती हूँ, प्रेशर CH3CHO का 363 टॉर था। अब देखो जब भी हम इस तरीके से यहाँ वैल्यूज लगाते हैं तो जो अमाउंट बचा है उस पर कितना प्रेशर है ये हम लगा देखते हैं यहाँ पर। वो कह रहा है अगर हमारा 5% रिएक्ट कर चुका है तो बचे हुए पर तो अब प्रेशर लग रहा होगा ना, तो बचा हुआ कितना है हमारा 95%। अब आप उसकी कंसेंट्रेशन निकालोगे 95% को, तो आप क्या करते हो 100 से डिवाइड लगाओगे, तो वो आपका 0.95 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 टॉर पर सेकेंड इज इक्वल टू K 344.85, ये वैल्यू आ गई आपकी फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, अब सेकेंड केस पर आ जाओ अपने। तो सेकेंड केस में वो हमसे क्या कह रहा है कि रेट कितना हो जाता है 0.5 टॉर पर सेकेंड, जब आपका के हमने लिया ये, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर सेम है क्या, प्रेशर सेम दिया हुआ है ना 363 टॉर, लेकिन अब कितना बोल रहा है वो, 33% रिएक्ट कर चुका है, तो बचा कितना है 67%, मतलब 0.67 ग्राम। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा कि 0.5 इज इक्वल टू के, और ये हो जाएगा आपका 243.21। ठीक है, ये आ गया आपका सेकेंड। बस अब कुछ नहीं करना, आपको बहुत इजी हो गया, आप दोनों को उठा के आपको लगा देना है। और एक चीज यहाँ पर एक एक्स मिसिंग रह गया सब जगह। ठीक है, आ गया ये, यहाँ पर इसकी पावर एक्स थी, ये आ गई इसकी पावर एक्स, यहाँ भी इसकी पावर एक्स, वही फॉर्मूले में उठा के लगा रहे हैं हम फर्स्ट वाले में। तो बस सब में हमने ये कर दिया, बस हमें क्या करना है, डिवाइड लगा दो, तो 1.0 अपॉन 0.5 टॉर पर सेकेंड रेट इज इक्वल टू के, पहला था हमारा 344.85 की पावर x अपॉन के, ये आ जाएगा 243.21 की पावर x। ठीक है, यहाँ से ये कितना चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 5 का 2 से चला जाएगा, k से k गया, और ये आपकी जो वैल्यू है डिवाइड लगाने के बाद 1.414 की पावर x आ जाएगी। तो जब आप कंपेयर करोगे यहाँ से तो x आपका आ जाएगा 2। तो ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसका ईयर मैं देख लेती हूँ, ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है, ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, जी मेंस। ठीक है, 2018 में आया है ये वाला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहा है ये, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। खुद ही इसने हमें बोल दिया कि इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इन 50 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 से 0.125 in one such decomposition. Okay, when the concentration of H2O2 reaches 0.05 molar, the rate of formation of O2 will be। दिया सब कुछ H2O2 के बारे में, मांग रहा है हमसे O2 का फॉर्मेशन। अब देखो
उसने हमसे क्या बोला है कि जो H2O2 का डिकम्पोजिशन है वो 0.5 से 0.125 पहुंचा है 50 मिनट्स में। जरा इसका आधा करना, इसका अगर मैं आधा करती हूँ उसको टी हाफ लिख सकते हैं, आधा लगा होगा उसको समय आधा होने में, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 कंसंट्रेशन। फिर से इसको जरा एक बार और आधा करना, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 0.125 कंसंट्रेशन। और यहाँ से यहाँ जाने में हमें कितना लगा है 50 मिनट, ठीक है। तो मतलब कितना हुआ है, हमें 2 टी हाफ समय लगा है 50 मिनट्स तक पहुंचने में। तो एक टी हाफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक टी हाफ आ जाएगा यहाँ से 25 मिनट्स, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या करो बस यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो पहले। तो के का फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन टी हाफ आपको पता है ये 25 मिनट्स, ठीक है। ये हमारा निकला है यहाँ से के। अब आप क्या करो, बस सीधे सीधे उठा के फॉर्मूले पे आ जाओ, जो वो हमसे बोल रहा है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू, यहाँ मैं इसको कर देती हूँ, रेट इज इक्वल टू के और H2O2 की पावर है हमारी 1, ठीक है। खुद ही इसने हमें दे रखी है, तो रेट हमें पता नहीं है। रेट इज इक्वल टू के हमको पता है 0.693 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय, ये उसने कब के लिए मांगा है कि जब H2O2 आपका 0.05 मोलर कंसंट्रेशन पर आ जाता है। तो ये हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेट हमारा यहाँ से आ जाएगा 1.386 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, मोल पर मिनट। मिनट में ही चल रहा है ना सब काम, मिनट में ही दे रखा है, ठीक है। मोल पर मिनट 50 मिनट्स से ना, तो बस हमने ये कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ से आ जाओ। अब इस नेक्स्ट में एक मिनट में कलर चेंज कर दूं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहे। अब हम क्या करें, उसने हमें रिएक्शन में क्या बोला है कि H2O2 को जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं, तो अब इस H2O2 का हम डिकम्पोजिशन करें यहाँ पर। जब आप इसका डिकम्पोजिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, H2O प्लस हाफ टाइम आपको मिलेगा यहाँ से O2। यही होगा डिकम्पोजिशन बैलेंस करने के बाद। तो मतलब अब हमारा H2O2 जिस अमाउंट में बना है, जो उसका रेट है, तो O2 का उसका क्या होगा, रेट आधा होगा, क्योंकि वो हाफ आ रहा है यहाँ पर। तो बस आपको क्या करना है यहाँ पर कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू, बस H2O2 का आधा आप यहाँ से करोगे 1.386 इंटू 10 टू दावर -3। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ से डी वाला आ जाएगा 6.93 इंटू 10 टू दावर -4 मोल पर मिनट, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ईयर मैंने आपको बताया क्या, इसका ईयर मैंने मेंशन नहीं किया है, जहां तक मुझे याद है 19 या 20 का क्वेश्चन है जी मेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्वेश्चन मेरे को ये 100% याद है कि 2019 का ही है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्रियोनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोटर्म के बारे में कह रहा है, इफ log x by m इज प्लॉटेड इन y एक्सिस और log p को अगर हम x एक्सिस पे ले रहे हैं तो स्लोप क्या होगा। उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि फ्रियोनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोटर्म था क्या। अगर वो याद आ जाएगा तो फिर वह आराम से आप कैलकुलेट करोगे। सीधे फॉर्मूले पर पहुंचे हम लोग, log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। ये आपका फ्रियोनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोटर्म का फॉर्मूला है, जो कि ये कहता है कि आप जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और प्रेशर के बीच में इन्होंने रिलेशन बताया था। इन्होंने क्या बोला था कि अगर आप प्रेशर बहुत लो ले लोगे तो कोलाइजन नहीं होगा, अगर आप बहुत हाई ले लोगे तो कोलाइजन सीवियर बढ़ सकता है या बिल्कुल लो भी जा सकता है। लेकिन अगर आप एवरेज कंडीशन लेके चलते हो तो log x by m जो है वो सॉरी x by m जो है वो प्रेशर की पावर उसमें आ जाती है 1/n। सीधे सीधे हमें बताना है, क्योंकि y और x एक्सिस की बात कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला पर चलते हैं। स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला क्या कहता है, y इज इक्वल टू, यहाँ पर दो टर्म है तो हम इसे m और x लिख दें और c। अब देखो ये वाला हमने लिया y एक्सिस पर उसने हमें खुद ही दे दिया कि यहाँ पर हमारा log x by m चल रहा है, x एक्सिस पर उसने हमें खुद ही दे दिया log p चल रहा है। मैच कर लें एक बार, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा हो गया यहाँ से x एक्सिस, सब कुछ चल रहा है सही। अब हमें ये देखना है कि ग्राफ अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो अगर आपका m यानी कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड, और अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। तो यहाँ से प्लस में आ रहा है ना 1/n, तो बस आपका जो ग्राफ है ये जाएगा अपवर्ड, जहां पर आपके स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 1/n और आपका c इंटरसेप्ट जो है वो आ जाएगा log k। तो यहाँ से हमसे मांगा था कि आपका स्लोप क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 1/n, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल आपको दिया जाता है, वॉज एडेड टू
50 ml of acetic acid solution जिसकी नॉर्मेलिटी 0.06 n है in a flask, और आफ्टर अ आवर 1 घंटे बाद इट वाज फिल्टर्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्ट्रेट वाज फाउंड टू बी 0.042 n। नॉर्मेलिटी चेंज हो गई, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड अब्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल इज। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हुआ है, तो कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं। कंसंट्रेशन हमारे यहाँ से चेंज हुआ है, पहले जो था नॉर्मेलिटी 0.06 n था, ठीक है, और उसके बाद वो फिल्टर होने के बाद कितना आ गया आपका 0.042 n आ गया। तो जब आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.018 नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से मिलीमोल्स आप निकालेंगे। तो मिलीमोल्स किस तरीके से निकलते हैं, मिलीमोल्स के लिए आपको जो कंसंट्रेशन दे रखी है यानी कि 0.018, इसमें आप क्या करोगे, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे। वॉल्यूम आपको दे रखा था 50 ml, तो यहाँ से आपके मोल्स निकल आएंगे 0.90 मिली मोल, ठीक है। अब जो आपका फॉर्मूला मोल्स के लिए होता है वही फॉर्मूला आपका मिली मोल्स के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला मोल्स का क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो बस एसिटिक एसिड बोल रहा है ना हमसे क्वेश्चन में, हाँ, तो CH3COOH के लिए जब आप वो निकालोगे मोलर मास तो वो आ जाएगा आपका 60। तो यहाँ से आप मास तक पहुंच जाओगे, तो मोल्स यानी कि 0.90 इंटू मोलर मास था हमारा 60, तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, और पीछे पॉइंट से हटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 54 मिलीग्राम, क्योंकि मिलीमोल्स की बात हो रही है तो मास भी हमारा मिलीग्राम में निकला। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद वो देखो क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड अब्सॉर्ब, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड अब्सॉर्ब पर ग्राम में मांग रहा है ना, और हमसे बात कितने की चल रही थी, 3 ग्राम की। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ से 54 मिलीग्राम का 3 से डिवाइड लगा देंगे, तो 18 मिलीग्राम हमारा यहाँ से आ जाएगा आंसर, और इसका ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें हमसे कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन। टिंडल इफेक्ट होता क्या है कि जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं वो जब उन पर कोई लाइट बीम डाली जाती है, तो पार्टिकल्स क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो जैसे उन पे बीम आएगी उतना एनर्जी आ जाएगी, वो एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटेशन की वजह से कोलॉइजन होगा, टकराने लगेंगे, और जितना तेजी से टकराएंगे उतना ही दूर क्या होगा, डिस्पर्शन हो जाएगा, उतनी दूर वो फैल जाएंगे। तो जो लाइट है वो इसकी वजह से फैला दी जाती है, ठीक है। हम देखते हैं कि अक्सर कार वार की जो हेडलाइट आपने देखी होंगी कि पास से नैरो से निकल रही है लेकिन आगे तक जाके ब्रॉड होती जा रही है, तो वो टंडल इफेक्ट वहां पर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसने मांगा है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहला ऑप्शन पढ़ो, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर आपका डायमीटर जो पार्टिकल्स हैं उनका स्मॉलर हो जाएगा तो क्या आपकी लाइट वहां पर फैलेगी, वो तो और की जैसे आप इतने अगर बड़ा आपका हेडलाइट है उससे अगर आप दे रहे हो तो आगे जाके तो और उल्टा नैरो हो जानी चाहिए, लेकिन लाइट नैरो नहीं होती, फैलती है। तो इसका मतलब जो डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल है इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आओ, the refractive indices of dispersed phase and dispersion medium are almost similar in the magnitude। अगर दोनों का यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सेम हो जाएगा तब भी यहाँ पर आपका लाइट जो है स्कैटरिंग नहीं वर्क करेगा। तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है डी वाला, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन द मैग्नीट्यूड, जितना ज्यादा वहां पर वो डिफर करेंगे उतना ज्यादा लाइट का स्कैटरिंग बेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन जो है वो हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए हम नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग उसमें कवर करेंगे, और इस सीरीज में बने रहना, जी मेंस को छोड़ना नहीं है, जनवरी अलर्ट है, हमको ये एग्जाम कैसे भी क्लियर करना है, उसके लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।